आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिख योद्धा के बारे में। अगर वो ना होते तो दरबार साहब पंजाब का हिस्सा ना होता। कौन थे वो जिनको आज के टाइम पर हम सभी भूल चुके हैं। जब पाकिस्तान की फौज ने खेमकरन पर कब्जा कर लिया था, दिल्ली से आर्मी चीफ का फ़ोन आता है कि अमृतसर को छोड़ दो और दिल्ली को बचा लो। सीनियर ऑफिसर के जो ऑर्डर थे, इस अफसर ने उस समय नहीं माने और अमृतसर से जो सेना थी वापस नहीं बुलाई। आज हम बात करने वाले हैं 1965 की जंग के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जी के बारे में। मरते दम तक एक स्टील का टुकड़ा इनके शरीर में रहा। जापान ने 2.5 साल इनको बंदी बनाकर रखा। जब फौज का हौसला टूट चुका था और पाकिस्तान की जो जीत थी वो पक्की हो चुकी थी, उस समय इस जनरल यानी कि जनरल हरबख्श सिंह जी ने फौज में हौसला भरा और उसके बाद जो कुछ हुआ उसको सुनने के बाद, उसको देखने के बाद पाकिस्तान की रूह कांप जाती है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का कहना है कि अगर जनरल हरबख्श सिंह 1965 की जंग में चट्टान बनकर हमारी सेना के आगे खड़े ना होते तो हम ये जंग जीत जाते। पर दुख की बात यह है कि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पंजाब और सिख लोग इस योद्धे के बारे में भूल चुके हैं, इनका इतिहास नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, ट्रू फैक्ट पंजाब देख रहे आप सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। पंजाब का इतिहास जानने के लिए, सिखों का इतिहास जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, आपका कोई ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेगी, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरल हरबख्श सिंह जी का जन्म संगरूर के बडरूखा गांव में हुआ और इनकी हाइट 6.5 फीट थी और दुश्मन इनको देखकर ही डर जाते थे। देखने में काफ़ी सुंदर थे, बहादुरी तो इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। अब हम बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या। 1962 की जो लड़ाई हुई थी, जो जंग हुई थी, उसमें चीन ने भारत को हरा दिया। उस समय इंडियन आर्मी के जो हौसले थे वो टूट चुके थे और उस समय इंडियन आर्मी के पास हथियार भी ज़्यादा नहीं थे। 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौत हो जाती है और इंडिया को एक के बाद एक 2 झटके लगते हैं। अब पाकिस्तान के पास सही मौका था हिंदुस्तान पर हमला करने का, क्योंकि उस समय भारत टूट चुका था। उनको लगा कि अब इसी मौके को बुनाकर हमें कश्मीर पर जो कब्जा है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय 1962 की जंग के बाद जो ज़्यादा इंडिया की फ़ौज थी वो चाइना बॉर्डर पर ही तैनात थी। उस समय पाकिस्तान ने कश्मीर पर सीधा हमला नहीं किया, गुजरात के कच्छ इलाके में घुसपैठ की गई और उस समय भारत टेबल पर आ जाता है, यानी कि समझौते के लिए आ जाता है। इसके बाद पाकिस्तान का हौसला और भी बढ़ जाता है। वो सोचते हैं कि भारत तो अभी ही जो कि टेबल पर आ गया, ये हमसे जंग नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान 5 अगस्त 1965 को 30 से 40 हज़ार आदमियों को आम लोगों की ड्रेस में LOC क्रॉस करवाकर भारत में एंटर करवा देता है। उनका प्लान ये था कि कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया जाएगा और उनको भारत के खिलाफ कर दिया जाएगा और वो आसानी से कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे और जो पुल हैं उनको बम्बों के साथ उड़ाकर कश्मीर का जो लिंक है वो भारत से तोड़ दिया जाएगा और इस तरीके से जो कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। तो 30 से 40 हज़ार लोग, उसमें से कुछ आतंकवादी होंगे और कुछ पाकिस्तानी फ़ौज भी थी, वो इंडिया में एंटर कर जाती है। पर जो कश्मीरी लोग थे वो इनकी मदद नहीं करते और इसके बारे में वो इंडियन आर्मी को बता देते हैं और इंडियन आर्मी बुरे तरीके से उनको वहाँ से भगा देते हैं और पाकिस्तान इसके बाद बौखला जाता है। उनका जो पहला मिशन था कश्मीर पर कब्जा करने का, वो फेल हो जाता है। पाकिस्तान का दूसरा प्लान शुरू होता है 1 सितंबर को। इस दिन संभ इलाके में बम के साथ हमला किया जाता है और इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, उस समय जो आर्मी के चीफ थे जनरल चौधरी, उनको राय देते हैं कि हम पाकिस्तान को कैसे सबक सिखा सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लाहौर पर हमला करना चाहिए। ये सुनकर जनरल चौधरी जो कि आर्मी चीफ थे वो काफ़ी हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि हम ऐसा कैसे कर देते हैं।
तो जनरल हरबख्श सिंह कहते हैं कि अगर आप में हिम्मत नहीं है, आप हमें इस चीज़ के लिए ऑर्डर नहीं दे सकते, आप मेरी जो बात है सीधी प्रधानमंत्री से करवाओ। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, जो कि काफ़ी ईमानदार और सियाने थे, और वो जनरल हरबख्श सिंह की जो बात है उसको मान लेते हैं। और 3 सितंबर को आज्ञा दी जाती है, परमिशन दे दी जाती है लाहौर पर हमला करने की। इस तरीके से सीधा लाहौर पर हमला कर दिया जाता है और पाकिस्तान का जो प्लान था उसको भी फेल कर दिया जाता है। उसके बाद 6 सितंबर को हल्ला बोल दिया जाता है, इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर हमला कर देती है। पाकिस्तान के पास अमेरिका वालों ने जो उनको पैटर्न टैंक दिए थे, जो कि काफ़ी एडवांस थे टेक्नोलॉजी के रूप में, उनके पास वो थे। और इंडिया के पास वर्ल्ड वार के टाइम के सेंचुरियन सरमन टैंक थे। पाकिस्तान के जो जहाज़ थे वो भी काफ़ी तेज़ थे और भारत के जो जहाज़ थे वो स्लो थे। जो फ़ौज की गिनती थी, जो इंडिया वाले थे, इनकी जो फ़ौज वो अलग अलग बॉर्डरों पर थी, और इस तरीके से जो फ़ौज थी वो भी पाकिस्तान वालों की ही ज़्यादा थी। इस तरीके से 6 सितंबर को लाहौर पर हमला कर दिया जाता है और ये जो लड़ाई है वो 13 से 14 घंटे तक चलती है। अब हम बात करते हैं कि अगले दिन क्या होता है, यानी कि 7 सितंबर को क्या होता है। तो इंडियन आर्मी की जो सेब पलटन थी वो पाकिस्तान पर हमला करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान के पास अमेरिका वालों ने जो उनको दिए थे पैटर्न टैंक वो थे, और जिस तरफ पैटर्न टैंक का मुंह मुड़ गया उसको मोड़ा नहीं जा सकता आसानी से, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो पैटर्न टैंक से डरते हुए डाई पलटनें इंडियन आर्मी की वो फरार हो जाती हैं, डर कर भाग जाती हैं, और बची हुई जो सेना थी उनके जो हौसले थे वो पस्त हो जाते हैं। उस समय लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह सेना का हौसला बढ़ाते हैं, उनमें जोश भरते हैं और उसके बाद जंग होती है। इस लड़ाई में किसान फौज की मदद करते हैं, जंग में हिस्सा लेते हैं। वो दरख्त के ऊपर मचान बनाकर बैठते हैं जब भी दुश्मन आर्मी का, पाकिस्तान सेना का कोई टैंक इंडिया की तरफ बढ़ रहा होता है, वो उसकी सूचना जो इंडियन आर्मी को दे देते हैं किसान, और किसान आर्मी के लिए लंगर भी लेकर आते हैं। पाकिस्तान के पास जो पैटर्न टैंक थे उसमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी थी, जो कि रात के समय भी जो टैंक थे वो चल सकते थे, पर इंडिया के पास ऐसे टैंक नहीं थे। पाकिस्तान के टैंक अगले दिन इंडिया के इलाके में एंटर कर जाते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज खेमकरन तक पहुंच जाती है। उनका प्लान ये था, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, उनको काफ़ी विश्वास था। उनका उस समय का राष्ट्रपति जनरल अयूब खान कहता है कि मैं सवेर के समय टहलता हुआ लाहौर से निकलूँगा और अपना जो लंच है वो अमृतसर में करूँगा और दिल्ली की जामा मस्जिद में जाकर मैं नमाज़ पढ़ूँगा। अमृतसर पर कब्जा करने के बाद अंबाला होते हुए दिल्ली पर जो कब्जा करने के प्लान की खबर जब दिल्ली पहुंची 9 सितंबर को आर्मी चीफ, जिनका नाम था जनरल चौधरी, वो लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह को फ़ोन करते हैं और उनको ऑर्डर देते हैं कि आप अपनी जो फ़ौज है उसको पीछे लेकर आ जाओ, ब्यास पर ले आओ अपनी फ़ौज को और सेकंड डिफेंस लाइन बनाओ, ताकि अमृतसर तो अब हमारे हाथ से चला गया, अब हम दिल्ली को बचा पाएँ पाकिस्तानी फ़ौज से। जनरल हरबख्श सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि ये सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुआ, अचंभित हुआ, और इन ऑर्डर को मानने के लिए मैंने साफ इनकार कर दिया। और जनरल हरबख्श सिंह और आर्मी चीफ जनरल चौधरी के बीच फ़ोन पर काफ़ी बहस भी होती है। उसी रात जनरल चौधरी अंबाला आ जाते हैं और अंबाले में भी इन दोनों अफसरों की काफ़ी बहस होती है। पर जो जनरल हरबख्श सिंह थे उन्होंने ये जो फैसला था, ये जो ऑर्डर था, उसको मानने के लिए साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि फ़ौज पीछे नहीं आएगी। जनरल हरबख्श सिंह का कहना था कि 17 साल पहले सिखों ने पंजा साहब और ननकाना साहब को खो दिया है, अब दरबार साहब मैं सिखों के हाथ से जाने नहीं दूंगा। और आर्मी चीफ को उन्होंने मुंह पर ही जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं खुद जंग के मैदान में जाऊंगा। उस लड़ाई में जनरल हरबख्श सिंह के साथ थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और जनरल हरबख्श सिंह अपनी सेना में जोश भरते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इन सभी ने मिलकर पाकिस्तानी फ़ौज के इतने टैंक तबाह किए कि पाकिस्तान ने थक कर सीज फायर का ऐलान कर दिया, यानी कि युद्धबंदी, यानी कि पाकिस्तान ने युद्ध को रोकने का ऐलान कर दिया। 1965 की जंग हारने के बाद पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान का बयान आता है कि अगर हरबख्श सिंह ना होता, हरबख्श सिंह चट्टान बनकर हमारी सेना के आगे खड़ा ना होता, तो हम जो जंग थे वो ना हारते। एक ऐसा योद्धा जिसकी जो दुश्मन है वो भी तारीफ़ करते हैं और उनको हमने बुला दिया। सिख लोग इनके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। एक ऐसा सिख, एक ऐसा योद्धा जिसने नौकरी की परवाह किए बगैर सिख कौम को ना पूरे होने वाले घाटे से बचा लिया।
और पाकिस्तान दावा करता है कि 1965 की जो जंग थी वो हम जीते हैं, और इंडिया जो दावा करता है कि वो जंग हम जीते हैं। पर जो इंडिया की सिचुएशन थी उस जंग में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, क्योंकि जंग के बाद भारत के अप्रॉक्सीमेट 3000 यानी कि 3000 जवान शहीद हुए थे, और पाकिस्तान के 3800 यानी कि 3800 जवान शहीद हुए थे। और भारत ने पाकिस्तान के 1920 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1920 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया था, और पाकिस्तान ने इंडिया के 540 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया था। और इंडियन आर्मी ने जो पाकिस्तान आर्मी के ज़्यादा टैंक बर्बाद किए थे। अगर उस लड़ाई में अमृतसर सिखों के हाथ से निकल जाता, दरबार साहब के साथ साथ खेमकान, गोइंदवाल साहब, तरनतारन साहब, खडूर साहब और बहुत ज़्यादा जो गुरु कर थे, गुरुद्वारा साहब थे, वो सिखों के हाथ से चले जाते। और आप खुद सोचो कि इस जनरल ने क्या सिख कौम को दिया है। आप सोच रहे हैं कि इसके बाद, लड़ाई के बाद इनको मेडल दिए गए होंगे, इनाम दिए होंगे सरकार की तरफ से, पर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि इनसे सवाल पूछा गया कि आपने जो अपने सीनियर ऑफिसर थे उनके ऑर्डर क्यों नहीं माने। उस समय प्रधानमंत्री इनके हक में आए और 1 साल के बाद इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पर एक बात का जो शिकवा है जनरल हरबख्श सिंह करते हैं, वो कहते हैं कि 1984 जब दरबार साहब पर हमला किया गया तो इनके घर के बाहर CID लगाई गई थी। जब 1984 के सिख दंगे होते हैं इंदिरा गांधी की मौत के बाद, उस समय ये दिल्ली रह रहे थे और इनके घर पर भी अटैक किया जाता है। उस समय इन्होंने एक बंदूक अपने हाथ में रखी और एक जो बंदूक अपनी बेटी के हाथ में फड़ाई। इनका एक जो बड़ा योगदान है सिख कौम के लिए वो ये है कि 1984 जब दरबार साहब पर हमला किया गया, उस हमले के बाद, उस हमले के विरोध में कुछ फौजियों ने, काफ़ी फौजी थे मतलब कि उन्होंने सेना छोड़ दी थी, आर्मी को छोड़ दिया था, और उसके बाद उन पर कोर्ट मार्शल किया गया, यानी कि उन फौजियों को जो सरकार थी वो सज़ा देनी चाहती थी। उस समय उनका जो पक्ष था रखने के लिए जनरल हरबख्श सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं इन फौजियों की आवाज़ हूँ, मैं इनके साथ हूँ। इनकी बहादुरी का एक और किस्सा हम आपको सुनाते हैं। ये जो बात है विश्व युद्ध के समय की है। ये जो विश्व युद्ध में हिस्सा ले रहे थे और तब ये मलेशिया में थे और जापान ने इनको बंदी बना लिया था। 2.5 साल तक इनको तड़फाया गया और इनके सिर में स्टील का टुकड़ा जो कि मरते दम तक रहा, जिसको डॉक्टर निकाल नहीं पाए। इनको एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था बेरी, जो कि दिल का रोग होता है। 1965 की जंग में भी इनको दिल का रोग था, पर इन्होंने इसकी कोई भी परवाह नहीं की। सिख कौम को, सभी भारतीयों को इनकी बहादुरी को नमन करना चाहिए। जब भी आप दरबार साहब जाते हैं तो इनको भी एक बार आपको ज़रूर से याद करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक आपने ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।